प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। हम लोग इसके पहले संवेग के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। संवेग क्या है, संवेग का अर्थ क्या है, संवेग किन शब्दों से मिलकर बना है, संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं, संवेग की विशेषताओं को किस तरह से, जैसे वुडवर्थ ने, बैलेंटाइन ने या जर्सील्ड ने, क्रो ने, रास ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से संवेग को परिभाषित किया है, इन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर भी हमको लगता है शायद विधिवत चर्चा हो गई है, जिस पर आपका शायद टॉपिक क्लियर होगा कि संवेग में अस्थिरता होती है, ये क्षणिक होते हैं, हमेशा विद्यमान नहीं रहते हैं। इनमें शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक साथ होती हैं, अर्थात अंदर से जब व्यक्ति के अंदर से हलचल होता है तो उसी अनुसार सारे शरीर की बाह्य अंग भी क्रियाशील हो जाते हैं। संवेग उग्र और स्पष्ट होते हैं। संवेग में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की संभावना कम होती है, अर्थात विवेकहीनता हो जाती है। जो भी निर्णय संवेग की स्थिति में लिए जाते हैं उनमें ज़्यादातर एक तरह से उत्तेजित अवस्था में लिए जाते हैं और उनमें विवेक का इस्तेमाल नहीं होता है। इनमें आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन भी होते हैं। किसी उद्दीपक की उपस्थिति में ही संवेग उत्पन्न होता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो है हम लोगों ने इसको अध्ययन किया है कि संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा हो गई है। आज का हमारा विषय है संवेग के प्रकार। तो दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा संवेग को कई भिन्न तरह से वर्गीकृत किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। जैसे डेकार्टे एक हुए हैं, तो मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद कह लीजिए, तो वो 6 प्राथमिक संवेग बताते हैं, जिनमें प्रशंसा है, प्यार है, घृणा है, हर्ष है और शोक है। ऐसे स्पिनोजा हुए हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि 3 प्राथमिक संवेग मानते हैं वह, हर्ष, शोक और जो है इच्छा, ये स्पिनोजा का मानना है। वाटसन ने भी 3 संवेग माना है, भय, क्रोध और प्रेम। 3 तरह के प्राथमिक संवेग वो बताए हैं। मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों का वर्णन किया है। 14 संवेगों का उल्लेख करके उन्होंने कहा है, जिनमें से प्रत्येक संवेग की एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। यानी हर संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये आप को पता होना आवश्यक है कि मूल प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि जो बालक में जन्म से ही पाई जाती है। तो वस्तुतः मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और ये प्राणी को आत्मरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्थित क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे आत्मरक्षा का आशय यहाँ, जैसे आप जा रहे रास्ते में, कोई ऐसा भयानक आपको सांप दिखाई पड़ गया, तो ये मूल प्रवृत्ति है कि आप भयभीत होते हैं, यानी पलायन करना। पलायन एक मूल प्रवृत्ति है, तो वहाँ से भागना, अर्थात भागने के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप पलायन करते हैं वहाँ से, और आपकी शारीरिक गतिविधियाँ संचालित होती है। कोई आपसे कहता नहीं है, बस अंदर हलचल हुआ कि ये मेरे जान के लिए खतरा है, तो आत्मरक्षा के लिए आप भागते हैं, भयभीत होते हैं और पलायन करते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियाँ प्राणी को आत्मरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्थित क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन प्रवृत्तियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा चेष्टात्मक, ये तीनों प्रश्नों की उपस्थिति रहती है। यानी संज्ञान भी है, भावनात्मक भी होता है और चेष्टा जो प्रयास करते हैं वो भी होता है। यद्यपि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि सभी मूल प्रवृत्तियाँ प्राणी में जन्म के समय विद्यमान हों। ये जरूरी नहीं है जन्म से ही जागरूक रहे, ये आवश्यक नहीं है। कुछ मूल प्रवृत्तियाँ जन्म के समय सुसुप्ता अवस्था में रहती हैं, परंतु
उसके अनुरूप वो जो सुषुप्ता अवस्था में होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका धीरे धीरे विकास होता है और प्राणी उनके अनुरूप समुचित शारीरिक व मानसिक विकास होने पर वो जागृत हो जाती हैं। जब उनकी आवश्यकता होती है, समुचित मानसिक शारीरिक विकास हो जाता है, तो वह मूल प्रवृत्तियाँ बालक में जागृत हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मूल प्रवृत्तियों से संचालित क्रियाएं प्रायः जटिल होती हैं, आसान नहीं होती हैं, और अनुभव व परिपक्वता से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी क्रियाएं बदलती रहती हैं। ये जो 14 संवेग हैं, उन संवेगों में जैसे मान लीजिए पलायन मूल प्रवृत्ति है, उससे जुड़ा हुआ संवेग है भय। ऐसे है लड़ाई करना या ईर्ष्या, यानी इसका संवेग है क्रोध, या जो है विकर्षण यानी वृत्ति, इसका संवेग है घृणा, ये जुड़ा हुआ है। ऐसे संतान कामना, तो इसका संवेग है वात्सल्य। प्रार्थना या शरणागति है तो इसका संवेग है करुणा संवेग, या काम प्रवृत्ति है तो इसका संवेग है कामुकता। ऐसे ही उत्सुकता या जिज्ञासा कह लीजिए, बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो इसका संवेग है आश्चर्य। हीनता तो आत्महीनता इसका संवेग होता है। आत्मप्रतिष्ठा तो आत्माभिमान इसका संवेग है। सामूहिकता का संवेग एकीपन है, सामूहिकता एकीपन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए भूख एक संवेग है, भूख, प्यास, काम, नींद ये संवेग है। तो भूख नामक संवेग भोजन की तलाश नामक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। ऐसे अधिकार एक संवेग है, तो ये संग्रहण से जुड़ा है। ऐसे कृति भाव रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, और जो है आमोद जो है वो हंसी या प्रशंसा से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। अब यहाँ संवेगों के प्रकार के बारे में देखें, जो भारतीय विद्वान जो हैं, जो भारतीय शिक्षाविद हैं, वह केवल 2 संवेग स्वीकार करते हैं, और उनका मानना ये है कि इन्हीं 2 संवेगों में समस्त संवेग निहित होते हैं, और वह 2 संवेग हैं रागात्मक और द्वेषात्मक, यानी राग और द्वेष। रागात्मक संवेग में जो विवरण आप देंगे उसमें अपने से बड़ों के प्रति राग, अपने से बराबर वालों के प्रति राग, और अपने से छोटों के प्रति राग। अब अपने से बड़ों के प्रति आपका अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है, तो क्या होगा? आप सम्मान करेंगे, उनका भक्ति रखेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उनके प्रति। अपने बराबर वालों के प्रति आपका राग अगर है तो उनसे मित्रता करेंगे, प्रेम करेंगे, आसक्ति होगी विषमलिंगीय है तो। ऐसे ही अपने से छोटों के प्रति अगर आपका राग है तो स्नेह है, वात्सल्य है और दया है। अब इसी में सब आ गया, पूरा संवेग जो ऊपर बताया गया। ऐसे ही दूसरा जो इन्होंने दर्शाया है वो द्वेषात्मक यानी निगेटिव। पहला है पॉजिटिव इमोशंस और दूसरा है निगेटिव इमोशंस। ये भारतीय शिक्षाविदों के द्वारा बताया गया है। अब निगेटिव जो है, द्वेषात्मक संवेग जो है, उसमें अपनों से बड़ों के प्रति द्वेष, अपने से बराबर वालों के प्रति द्वेष, और अपने से छोटों के प्रति द्वेष। अगर अपने से बड़ों के प्रति आपका द्वेष है तो भय होगा, कायरता होगा, घृणा होगा, भयभीत रहेंगे आप। अपने बराबर वालों के प्रति आपका द्वेष है अगर, तो क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उससे जलन करेंगे। और अपने से छोटों के प्रति अगर आपका द्वेष है तो गर्व है, अभिमान है और अधिकार है कि हमारा कहना नहीं मानता है, कोई इस बात पर गर्व होना चाहिए है, और ये हमारा इस पर अधिकार है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों में संवेग को लेकर के भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई 3 प्रकार, कोई 6 प्रकार, कोई 5 प्रकार, कोई 14 प्रकार, कोई 2 प्रकार के बताता है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामवेगिक विकास। इस पे हम कल चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था में बालक का सामवेगिक विकास कैसे होता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।